आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी के साथ साथ में हम बात करेंगे कि साइंस क्या है और साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस के बारे में जान लेते हैं। साइंस जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का मतलब होता है स्कैरी यानी कि टू नो, जानने के बारे में आता है, जानना। और दूसरा है इंसेंटिया। इंसेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। ये दोनों शब्द जो हैं लैटिन भाषा के हैं। इनका हिंदी जो हमारी इंग्लिश में अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना, नॉलेज, ज्ञान को जानना। साइंस का अर्थ होता है ज्ञान को जानना। तो साइंस का अर्थ जो है वो समझ लेते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान से है। इसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देख लेते हैं यानी कि परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में इस तरह से दिया गया है कि क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान को साइंस यानी कि विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रेक्षणों, एक्सपेरिमेंट पर आधारित अन्वेषणों यानी कि ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान, साइंस को क्रमबद्ध स्टडी करना चाहिए। सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान जो प्रयोगात्मक और प्रेक्षणों पर आधारित अन्वेषणों के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे हम साइंस कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि साइंस की ब्रांच कितनी है। तो साइंस को दो प्रभागों में बांटा गया है। एक है साइंस को दो प्रभाग यानी दो डिवीजन में बांटा गया है। एक है मूल रूप से विज्ञान से हमारा अभिप्राय नेचुरल साइंस से है। किससे है अभिप्राय? प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस से है। इसका संबंध प्रकृति के तथ्यों जैसे प्रकृति में मिलने वाले सभी वस्तुओं तथा प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन से है। ठीक है, नेचुरल साइंस यानी कि प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब का अध्ययन करना नेचुरल साइंस कहलाता है। एक दूसरी साइंस है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। जो सोशल साइंस है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी आदि का अध्ययन किया जाता है। इस विषय को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये जितने भी विषय हैं इनको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करते हैं सोशल साइंस जो होता है यानी कि सामाजिक विज्ञान में मानव समाज की सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। समाज में जो भी हो रहा है उन सारी क्रियाओं को हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विभिन्न जातियों के बारे में, समाज में रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेचुरल साइंस की। आगे चलकर बात करेंगे नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। ओके, तो प्राकृतिक जो विज्ञान है उसे नेचुरल साइंस कहा जाता है। और ये नेचुरल साइंस को दो प्रभागों में बांटा गया है। एक है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स नहीं कहा जाता है, भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहा जाता है। फिजिकल साइंस जो होता है नॉन लिविंग चीज़ों का अध्ययन कराता है। और जो जीव विज्ञान है वो लिविंग यानी कि लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो है इसके अंतर्गत प्राकृतिक में निर्जीव पदार्थों जिनके अंदर जान नहीं है उन पदार्थों के यानी कि निर्जीव पदार्थों एवं वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रियोलॉजी, खनिज विज्ञान यानी कि मिनरलोलॉजी आदि कई विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल साइंस की बात। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जीव विज्ञान यानी कि जैविकी,
बायोलॉजी आर लाइफ साइंस। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता बायोस। ग्रीक भाषा का शब्द है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम स्टडी ऑफ लाइफ रखा है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। आगे देखते हैं, बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, याद रखना है, लेमार्क तथा टर्बीरेनस। तो लेमार्क और टर्बीरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में किया था, जिसका अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ क्या है? जीवों का अध्ययन। आगे हम बात करते हैं, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन यानी कि परिभाषा देख लेते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों यानी कि सजीवों अथवा जीवों से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पक्षों का मतलब इसमें रिप्रोडक्शन है, जनन है, लोकोमोशन है, विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जीवों की, जो लिविंग है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल हों। आगे हम बात करते हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः इसकी दो ब्रांच होती हैं। कितनी होती हैं? जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द से बना है। जू मतलब होता है जंतु और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, तो इसका मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन, ओके, जंतुओं का अध्ययन। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों एरिस्टोटल को कहा जाता है। इन्हें हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। तो अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच की, जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। ग्रीक भाषा का जो शब्द है बोटेनी, तो बोटेनी को वनस्पति कहा जाता है और वनस्पति के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है? तो थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जिसमें जीव विज्ञान, जब हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो देख लेते हैं, कुछ ब्रांच हैं, मुख्य ब्रांच हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस। तो जीव विज्ञान की जो ब्रांच हैं, जैसे है आकार की यानी कि मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का अर्थ होता है कि मार्फो माने होता है शरीर के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना, ठीक है। मार्फ आकार की, आकार का अध्ययन करना आकार की कहलाता है। इसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं की आकृति और संरचना तथा विभिन्न अंगकों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। जो अंग होते हैं, अंगों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसकी दो उपशाखाएं हैं। जो बायोलॉजी की ब्रांच है मार्फोलॉजी, इसकी भी दो उपशाखाएं हैं। एक है बाह्य आकार की और दूसरा जिसे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहा जाता है, और दूसरी है आंतरिक आकार की, जिसे इंटरनल मार्फोलॉजी कहा जाता है। जब हम किसी पौधे या जंतु के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करें तो उसे बाह्य आकार की कहेंगे, और जब किसी पौधे या जंतु के आंतरिक अंगों का या लक्षणों का अध्ययन करें तब उसे इंटरनल मार्फोलॉजी कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम देखते हैं हिस्टोलॉजी। इसकी नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हिंदी में औतकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीवों में विभिन्न प्रकार के ऊतक की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान की। तो जो कोशिका विज्ञान है यानी कि साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका में जितने कितने कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, कोशिका में जनन कैसे होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत, इसमें क्या दिया गया है। इसके अंतर्गत कोशिका एवं
उसके अंगकों की संरचना, कार्यों एवं जीवित जनन यानी कि वायोजेनेसिस तथा कोशिका जनन आदि का अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री। एक आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है उसे कहते हैं जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री। उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ओके, इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों की संरचना, उनके महत्व और उनके उपापचय का अध्ययन किया जाता है। उपापचय से तात्पर्य है कि जो हम भोजन खाते हैं उसे तोड़ना अपचय कहलाता है, और उससे फिर से नई प्रकार के भोजन को बनाना या जैसे ग्लाइकोजन को बनाना और शरीर में स्टोरेज होना उसे अपचय कहा जाता है। उपचय और अपचय को मिलाकर उपापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन इसी के माध्यम से किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच के अध्ययन से किया जाता है। आगे हम बात करते हैं शारीरिकी। शारीरिकी का तात्पर्य है, शारीरिकी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी से तात्पर्य है जो 10th क्लास के बच्चों को जैव प्रक्रम के चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं जिनका आगे जिक्र दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के विभिन्न जैविक क्रियाकलापों यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जैसे श्वसन को रेस्पिरेशन कहते हैं, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। पौधों में इसके अध्ययन को पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। पौधों में इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। और जंतुओं में इसके अध्ययन को कहते हैं तथा प्राणियों में इसके अध्ययन को प्राणी कार्यकी यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो फिजियोलॉजी की दो ब्रांच हैं, एक है प्लांट फिजियोलॉजी और एक है एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी की दो ब्रांच हैं, एक है प्लांट फिजियोलॉजी और एक है एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, जब हम जूलॉजी का अध्ययन करेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जब हम बॉटनी का अध्ययन करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। 6 नंबर का पॉइंट है इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी से तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे थायराइड है, एड्रीनल है और पिट्यूटरी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, ये सब ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां, वृषण है और अंडाशय है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स देख लेते हैं। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है इसका भी अध्ययन किया जाता है, और ग्रंथियों की संरचना का भी अध्ययन किया जाता है इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट में दिया गया है कि वर्गीकरण विज्ञान जानते हो? वर्गीकी, जैसे क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो उन स्टूडेंट्स को हम कैसे पहचानेंगे ये किस क्लास का स्टूडेंट है? तो इसके लिए उन्हें क्लास में डिवाइड किया जाता है, जैसे 4th क्लास, 2nd क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अध्ययन के लिए एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहा गया। टैक्सोनॉमी के माध्यम से पेड़ पौधों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर उन्हें क्लासीफाई किया गया, जिस वजह से एक कैटेगरी के पौधों को अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक पौधे का अध्ययन कर लिया तो उस कैटेगरी के सभी पौधों का अध्ययन हो जाता है। दुनिया में वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनका सबका अध्ययन करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये थ्योरी अपनाई गई थी टैक्सोनॉमी। इसमें पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का समानता एवं भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। समानता या भिन्नता के आधार पर अगर कोई जंतु, जैसे स्तनधारियों की बात करें, उसे मेमेलिया क्लास में रखा गया है, तो मेमेलिया क्लास यानी कि स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। अगर वहीं बात करें हम एवीज की यानी कि पक्षियों की, तो पक्षियों को अलग रखा गया है उनकी क्रियाओं के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर। तो इस तरह से सभी एनिमल एंड प्लांट्स को अलग अलग क्लासों में क्लासीफाइड किया गया है और अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। आगे देखते हैं कि जीव
जीवों का नामकरण तथा प्राणी या वनस्पति जगत में उनकी विशिष्ट स्थिति इसी शाखा के द्वारा स्थापित की जाती है। आपको अगर टैक्सोनॉमी की संपूर्ण नॉलेज है तो आप दुनिया भर में पाए जाने वाले प्लांट एंड एनिमल का अध्ययन घर बैठे कर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, साथ ही साथ स्थिति इसी शाखा के द्वारा स्थापित की जाती है। साथ ही साथ इसके अध्ययन से वनस्पति व जंतुओं के विकास को समझा जा सकता है। टैक्सोनॉमी के आधार पर जंतुओं को विकास को समझा जा सकता है। जैसे प्लांट्स में बात करें तो सबसे पहले जो थे हम बैक्टीरिया या वायरस का अध्ययन करते हैं, तो जो बॉटनी के अंतर्गत बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इनकी ओरिजिन सबसे पहले हुई थी। और जूलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है उसके एनिमल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो यूकैरियोट सबसे पहले यूकैरियोट माने गए थे, इसलिए उनका अध्ययन करते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, भ्रूण विज्ञान। 8वां पॉइंट है भ्रूण विज्ञान। तो ये भ्रूण विज्ञान जो है एम्ब्रियोलॉजी। ओके, एम्ब्रियोलॉजी में क्या करना है हमें, इसके अंतर्गत अंडे के निषेचन यानी कि इग का जो फर्टिलाइजेशन होता है एवं परिवर्धन और डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में किस तरह से अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है और भ्रूण का किस तरह से विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 9वां पॉइंट जो है उसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है, कोशिका वर्ग की यानी कि साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी ये ब्रांच नई सुनी लग रही है, देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए साइटोटैक्सोनॉमी यानी कि कोशिका के अंदर इसमें गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना के आधार पर जीवों की समानता निर्धारित करके उनका वर्गीकरण किया जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि जब कोशिका के अंदर जितने भी गुणसूत्र किसी में जैसे मनुष्य की बात करें, ह्यूमन में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार गेहूं, धान, गन्ना की अनेक प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। उस तरह से उन्हें वर्गीकृत किया गया है गुणसूत्रों के आधार पर और कोशिका की संरचना के आधार पर। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रांच है उसका नाम है आनुवंशिकी। उसका नाम है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो मेंडल जी को जानते ही आप। आनुवंशिकी में हम मेंडल को अध्ययन करते हैं और मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों का अध्ययन करते हैं। तो देख लीजिए, इसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लक्षणों का अध्ययन। जेनेटिक्स में क्या होता है, जो माता पिता से हम लोगों को लक्षण मिलते हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, या फिर जो भी जीन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं उसके अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। उनके अध्ययन को वंशागति कहा जाता है और वंशागत जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी कहा जाता है। मेंडल जी ने बहुत सारे नियम दिए थे जिसके माध्यम से समझाया था किस तरह से माता पिता के लक्षण संतानों में ट्रांसफर होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। अगली ब्रांच है उसका नाम है अणु जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके अंतर्गत देखिए क्या अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इसके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए किसका अध्ययन करते हैं, डीएनए तथा आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन करते हैं। उन पदार्थों की संरचना अध्ययन करेंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, आरएनए की संरचना कैसी होती है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो डीएनए आरएनए आपके दिमाग में न्यूक्लिक अम्ल आने चाहिए। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12। इसमें दिया गया है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से तात्पर्य है कि विकास से, जैव विकास, कि पहले जो जीव थे वो सरल आकृति के थे और अब जो जीव हैं वो जटिल आकृति के हैं। तो इस ब्रांच के अंतर्गत हम इसमें जीवों की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, जीव कहाँ कहाँ तक विस्तृत हुए और हम उनके विकास का अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं, एक और ब्रांच है जो जमीन में दबे हुए चीजों का अध्ययन कराती है जिसका नाम है पैलेंटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म से तात्पर्य है कि जमीन के अंदर दबे हुए मृत ऑर्गेनिज्म या उनके बॉडी पार्ट्स को जमीन से खोद कर निकालने के अध्ययन को ही जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है परिभाषा में कि भूमिगत चट्टानों में दबे विलुप्त जीवों के अवशेषों
के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। पौधों के जीवाश्म के अध्ययन को पादपसम विज्ञान यानी कि पैलियोबोटनी क्या कहा जाता है? पैलियोबोटनी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोबोटनी। ओके, पैलियोबोटनी कहा जाता है। तथा जंतुओं के जीवाश्म के अध्ययन को प्राणीसम, तो प्राणीसम विज्ञान यानी कि पैलियोजूलॉजी कहा जाता है। देखिए, जो वनस्पति होती है उसके जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबोटनी कहा जाता है, और जो जंतु होते हैं उनके जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोजूलॉजी कहते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। तो देख लीजिए 14 नंबर जो ब्रांच है उसका नाम है प्राणी भूगोल यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, और प्राणी है तो प्राणी जियोग्राफी। प्राणी भूगोल के बारे में देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है, इसकी डिफिनेशन क्या है। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जीवों का वितरण संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जीव विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर जीवों के वितरण संबंधी अध्ययन किया जाता है। दुनिया में कहाँ पर कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन प्राणी भूगोल में किया जाता है, यानी कि जियोग्राफी में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। तो अगली ब्रांच है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी। किसी भी लेवल की पढ़ाई हो, आपको इकोलॉजी का अध्ययन अवश्य करना पड़ता है। तो समझ लेते हैं इकोलॉजी है क्या, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान की वह ब्रांच जीवों के अपने, देखो इकोलॉजी में क्या है कि जीवों के अपने वातावरण, जहाँ जीव रहता है उसके वातावरण की बात हो रही है, से पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। जो जीव होते हैं उनके चारों ओर जो भी वातावरण पाया जाता है और उन जीवों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। और इसके द्वारा वातावरण के विभिन्न घटकों व सजीव कारकों का जीवों की आकृति, संरचना, कार्य पर पड़ने वाले प्रभावों का भी पता लगता है। इसी के माध्यम से कि किस एरिया में रहने वाले जीवों में क्या परिवर्तन होता है, ये इकोलॉजी की यूनिट के माध्यम से ही सीखने को मिलता है जीव विज्ञान में। आगे हम बात करते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर जो ब्रांच है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और मोनेरा। मोनेरा में जितने भी छोटे छोटे जंतु आते हैं वो भी आते हैं, और एक कोष के कवक भी आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे 17 नंबर। 17 नंबर की जो ब्रांच है उसे कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब होता है, उसे कहते हैं वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी जो है, वायरोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम? इसके अंतर्गत वायरस अर्थात विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं की आकृति का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। पादप में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और वायरोलॉजी किसकी ब्रांच है? ये माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसे वायरोलॉजी कहा जाता है। अगली ब्रांच है जिसका नाम है बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या किया जाता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु तथा बैक्टीरिया सादृश्य अति सूक्ष्म, जो बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे नीलहरित शैवाल, ये भी बैक्टीरिया के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगली ब्रांच की बात करते हैं। तो अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत ये भी किया जाता है कि जो भी बैक्टीरिया के द्वारा पादप में बीमारियां लगती हैं या फिर जंतुओं में बीमारियां लगती हैं उनका भी अध्ययन इसी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की जिसका नाम है परजीवी विज्ञान। कौन सा विज्ञान? परजीवी विज्ञान। और परजीवी विज्ञान क्या है आप समझते हैं? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? आपके ऊपर या जंतुओं के ऊपर या पौधों के ऊपर जो भी जीव
पूर्ण रूप से उसी के ऊपर जीवित रहता है उन जीवों को परजीवी कहा जाता है, और उनके द्वारा होने वाली बीमारी का अध्ययन या उनका अध्ययन परजीवी विज्ञान कहलाता है। तो देख लेते हैं परजीवी विज्ञान के अंतर्गत क्या है। तो परजीवी विज्ञान में मनुष्य, कामपालतू पशुओं एवं कृषि संबंधी पादपों पर या उनके अंदर रहने व रोग उत्पन्न करने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो भी जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होता है उन्हें परजीवी कहा जाता है, और उनके द्वारा होने वाली बीमारी के अध्ययन को ही हम पैरासाइटोलॉजी यानी कि परजीवी विज्ञान कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ब्रांच की बात करेंगे जीव विज्ञान की, तो उसका नाम है रोग विज्ञान। क्या नाम है? रोग विज्ञान। तो देखिए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें रोग लगता है। लिविंग थिंग्स हैं उन्हें रोग लगता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। एनिमल में चाहे छोटे एनिमल हो चाहे बड़े एनिमल हो, मनुष्य क्यों ना हो, सभी को रोग लगता है। तो रोगों के अध्ययन की जो शाखा है उसे हम रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी कहते हैं। ओके, पैथोलॉजी कहते हैं। अब देख लेते हैं पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है। बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें परजीवी जीवों से होने वाले रोगों व उनके कारकों, लक्षणों एवं उनके निदान का अध्ययन किया जाता है, रोगाणु विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी कहलाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, एक साइंस है जो पृथ्वी पर अध्ययन करके थक गए हों उन्हें पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है एक्सोबायोलॉजी। इसका क्या नाम है? एक्सोबायोलॉजी है। इस ब्रांच के अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करता हूं जो पृथ्वी से बाहर होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं। तो अंतरिक्ष में देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष में स्थित जीवन के प्रकारों के अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अब समझिए, सिंपल सी बात है कि जीवन यानी कि लाइफ का अध्ययन करना है। कहाँ करना है? पृथ्वी से बाहर। कहाँ? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर जीवन है या नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी ब्रांच है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है अपने जीवन में तो जीव विज्ञान की इस शाखा को ज़रूर अध्ययन करें और फिर अप्लाई करें। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क सारी शिक्षा मिलेगी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फाइन नहीं लिया जाएगा और कोई भी पेड क्लास नहीं होगा। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप इंटर क्लास में बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाला है तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी।